आपको देखिए टी साइंस का आपको भाग दो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का आपको अध्याय 11 पढ़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्याय 11 पढ़ेंगे। अध्याय 11 में यहाँ पर आपको टी एच ग्रीन है। टी एच ग्रीन का ये हम इस यहाँ पर शुरू करते हैं टी एच ग्रीन को। देखिए टी एच ग्रीन आप यहाँ पर देखिए टी एच ग्रीन। टी एच ग्रीन का जीवन का 1836 से 1882 ईस्वी तक। टी एच ग्रीन का जीवन का 1836 से 1882 ईस्वी तक रहा। टी एच ग्रीन का जीवन का आपको 1836 से लेकर 1882 ईस्वी तक रहा। टी एच ग्रीन का जन्म आपको 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर इंग्लैंड के एक पादरी परिवार में हुआ था। टी एच ग्रीन का जन्म आपको 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर इंग्लैंड के एक पादरी परिवार में हुआ था। टी एच ग्रीन को नव हीगलवादी भी कहा जाता है। टी एच ग्रीन को नव हीगलवादी भी कहा जाता है। देखिए टी एच ग्रीन को नव हीगलवादी ग्रीन मूल रूप में देखिए ग्रीन मूल रूप में उदारवादी है। ग्रीन मूल रूप में क्या है देखिए ग्रीन मूल रूप में आपको उदारवादी है। ग्रीन मूल रूप में उदारवादी है, परंतु ग्रीन पर आदर्शवाद का प्रभाव भी है। टी एच ग्रीन की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेक्चर्स टी एच ग्रीन की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो आपका है वो आपका लेक्चर्स एक मिनट लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1879-80 में दिए देखिए प्रकाशित 1883 में मृत्यु के बाद हुआ था। इनकी एक अन्य रचना देखिए प्रोलिगोमेना द प्रोलिगोमेना टू एथिक्स 1883 आपको है। टी एच ग्रीन की अन्य रचनाएं लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन एंड लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1861 है। टी एच ग्रीन की अन्य रचना आपको लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन एंड लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1861 आपको है। अब देखिए मूल राजनीतिक विचार हम देखिए आपका आगे देखिए मूल राजनीतिक विचार यहाँ देखिए ऑक्सफोर्ड स्कूल के 3 मुख्य विचारकों में से देखिए ऑक्सफोर्ड स्कूल के 3 मुख्य विचारकों में से ग्रीन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के 3 मुख्य विचारकों में से ग्रीन सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रीन के पश्चात बैंडले और बोसांके नामक प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक हुए। ग्रीन के पश्चात बैंडले और बोसांके नामक प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक हुए। ग्रीन ने यहाँ देखिए ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। सेवाइन के अनुसार देखिए सेवाइन के अनुसार उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे प्रभावी और सफल संशोधन टी एच ग्रीन ने किया। सेवाइन के अनुसार उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे प्रभावी और सफल प्रयोग टी एच ग्रीन ने किया। ग्रीन ने उदारवाद को इंग्लैंड का सामाजिक दर्शन बना दिया। ग्रीन ने उदारवाद को इंग्लैंड का सामाजिक दर्शन बना दिया। ग्रीन ने व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना। ग्रीन ने व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। ग्रीन कल्याणकारी राज के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। ग्रीन के विचार आपको अंतर्राष्ट्रीयतावादी है। तो ग्रीन के विचार आपको अंतर्राष्ट्रीयतावादी है। ऑक्सफोर्ड स्कूल पर प्लेटो और अरस्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। ऑक्सफोर्ड स्कूल प्लेटो और अरस्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। अब देखिए ग्रीन पर आदर्शवादी का प्रभाव देखिए। ग्रीन पर आदर्शवादी का प्रभाव देखिए। ग्रीन कांट के विचारों से प्रभावित थे। कांट का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति स्वयं में साध है। कांट का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति स्वयं में क्या है, स्वयं में साध। अब आपको आगे हम देखिए कांट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। कांट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। कांट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। कांट के अनुसार राज का निर्माण मनुष्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। कांट के अनुसार देखिए राज का निर्माण मनुष्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नैतिक है। अब देखिए राज यहाँ देखिए ग्रीन के अनुसार राज की प्रकृति आंगिक है। ग्रीन के अनुसार राज का कार्य मनुष्य वाली बाधाओं को बाधित करना है। देखिए अशिक्षा अज्ञान गरीबी एवं नशाखोरी वह बाधाएं जो व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकते हैं। अशिक्षा अज्ञान गरीबी एवं नशाखोरी वह बाधाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकते हैं। ग्रीन के अनुसार
ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि देखिए, ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति नहीं, देखिए ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज का आधार है। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज का आधार है। राज को एक आवश्यक अच्छाई के रूप में प्रतिपादित किया गया। राज को एक आवश्यक अच्छाई के रूप में प्रतिपादित किया। ग्रीन के अनुसार देखिए, ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता। ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है। ग्रीन के अनुसार राज व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है। अब देखिए संप्रभुता देखिए, संप्रभुता यहाँ देखिए, ग्रीन ने रूसों की भांति समान हित की समान चेतना पर अत्यधिक बल दिया है। ग्रीन ने रूसों की भांति समान हित की समान चेतना पर अत्यधिक बल दिया है। ग्रीन के विचार देखिए, ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता, ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है। ग्रीन के विचारों में ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता है। ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है। ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है। ग्रीन के विचारों में रूसों की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है। अब देखिए स्वतंत्रता, यहाँ देखिए स्वतंत्रता, आप यहाँ देखिए देखिए ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार, देखिए स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तो अधिकार राज की मांग करते हैं। ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। ग्रीन के अनुसार देखिए मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तो अधिकार राज की मांग करते हैं। अब की स्वतंत्रता मानव चेतना, देखिए स्वतंत्रता मानव चेतना में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता मानव चेतना में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता अधिकार, देखिए स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज के बिना संभव नहीं है। और अधिकार राज के बिना संभव नहीं है। बार्कर ने ग्रीन के इस विचार को बार्कर ने ग्रीन के विचार को इस कथन के रूप में कहा। बार्कर ने ग्रीन के विचार को इस कथन के रूप में कहा। ग्रीन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि करने योग्य कार्य तथा साझे रूप में किए जा सकने वाले कार्यों को करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन की स्वतंत्रता की संकल्पना सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। ग्रीन की स्वतंत्रता की संकल्पना सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। अब अधिकार यहाँ पर देखिए, अधिकार देखिए, ग्रीन के अनुसार आपका अधिकार देखिए, पहला अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे, अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। दूसरा जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो। तो तीसरा तथा जिनकी रक्षा राज द्वारा की जाए। अब ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, परंतु वह लॉ के अर्थ में प्राकृतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, परंतु वह लॉ के अर्थ में प्राकृतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब ग्रीन ने लॉ के प्राकृतिक अधिकार की मान्यता में परिवर्तन कर दिया। ग्रीन ने लॉ के प्राकृतिक अधिकार की मान्यता में परिवर्तन कर दिया। ग्रीन ने लॉ के प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता में परिवर्तन कर दिया। ग्रीन के अनुसार अधिकार प्राकृतिक इसलिए है। ग्रीन के अनुसार अधिकार प्राकृतिक इसलिए है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के आवश्यक है। ग्रीन के अनुसार अधिकार प्राकृतिक इसलिए है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, ना कि इससे प्राकृतिक है। देखिए, ना कि इससे प्राकृतिक है कि वे राज स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था में थे। अब ग्रीन के अनुसार अधिकार सुनिश्चित नहीं होते, अपितु मानव नैतिकता के विकास के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अब ग्रीन के अनुसार अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक जाने में ग्रीन के अधिकार राज ग्रीन ने हीगर के राष्ट्रवादी विचारों को सब बनाया। वेपर के अनुसार ग्रीन उदारवाद को नैतिक और आदर्शवाद को सब बनाया। अब ग्रीन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है। ग्रीन के अनुसार आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है और युद्ध मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास के पश्चात युद्ध
कौन है कार्ल मार्क्स? देखिए अध्याय 12 को कार्ल मार्क्स है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स का जीवन का आपको 1828 से 1883 ईस्वी तक रहा। कार्ल मार्क्स का जीवन का आपको 1828 से 1883 ईस्वी तक रहा। देखिए मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में 5 में 1818 को मार्क्स का जन्म आपको एक यहूदी परिवार में 5 में 1818 को प्रसिया के ट्रियर नगर में हुआ था। अब कि मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार देखिए, मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार देखिए। मार्क्स हॉलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित है। मार्क्स हॉलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित है। हॉलबैक का विचार यह है कि हॉलबैक का यह विचार है कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है। मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है, यह हॉलबैक का विचार है। इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्री मार्क्स को श्रम का मूल सिद्धांत लिया। इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से मार्क्स ने श्रम का मूल सिद्धांत लिया। वर्ग संघर्ष का विचार देखिए, वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने ऑगस्टीन थ्योरी से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया। अब देखिए मार्क्स के मूल विचार देखिए, आपको मार्क्स के मूल विचार यहाँ देखिए, मार्क्स के मूल विचार आपको देखिए। मार्क्स ने पहली बार समाज को आर्थिक रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया। मार्क्स ने पहली बार समाज को आर्थिक रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार देखिए, मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतिवाद है। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतिवाद है। अब कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। मार्क्स विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। तो मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य आपको पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था। मार्क्स का उद्देश्य एक वर्गविहीन एवं राजविहीन समाज की स्थापना करना था। मार्क्स का उद्देश्य एक वर्गविहीन एवं राजविहीन समाज की स्थापना करना था। अब देखिए आप ऐसे समाज में ऐसे समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। ऐसे समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी। इस अवस्था में फिर आपको आगे हैं, इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्था का अंत है। मार्क्स पहले समाजवादी नहीं है, बल्कि पहले वैज्ञानिक समाजवादी है। मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन को कल्पनालौकिकीय समाजवादी का। समाजवाद के मूल तत्व समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण एवं प्रभुत्व है। समाजवाद के मूल तत्व आपको समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण एवं बंधुत्व है। अब देखिए मार्क्स रचनाओं का क्रम देखिए, यहाँ पर मार्क्स रचनाओं का क्रम यहाँ देखिए, मार्क्स रचनाओं का क्रम यहाँ देखिए, थीसिस ऑन फ्यूअर बैच 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 आपके यहाँ देखिए। युवा मार्क्स विचार देखिए, यहाँ पे युवा मार्क्स विचार देखिए आपको। युवा अवस्था में मार्क्स ने आपको राइनिस जैतून नामक पत्रिका का संपादन किया। युवा अवस्था में मार्क्स ने आपको राइनिंग जैतून नामक पत्रिका का संपादन किया। लेस्जैक कालेकोवस्की ने मैन करंट्स ऑफ मार्क्सिज्म इट्स ओरिजिन ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन 1976 में नामक रचना लिखी आपको। कालेकोवस्की ने मैन करंट ऑफ मार्क्सिज्म इट्स ओरिजिन ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन नामक रचना 1976 में लिखी है। अब मार्क्स के अनुसार देखिए, मार्क्स के अनुसार मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम की करने की क्षमता है। मार्क्स के अनुसार मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम करने की क्षमता है। युवा मार्क्सवादी देखिए, युवा मार्क्स मानववादी है। इसमें स्वतंत्रता का विचार मुख्य है।
अब कि मार्क्स इकोनॉमिक, देखिए मार्क्स ने इकोनॉमिक फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1840 में लिखी। मार्क्स ने इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1840 में लिखी, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार, देखिए मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय अभाव या व्यवस्था का अंत है। देखिए मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय अभाव या व्यवस्था का अंत है। युवा मार्क्स विचारों में अलगाववाद की संकल्पना मुख्य है। युवा मार्क्स के विचारों में अलगाववाद की संकल्पना मुख्य है। मार्क्स के अनुसार एक अलगाववाद को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार अलगाववाद को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। पहला आपको उत्पादन से अलगाव, दूसरा प्रकृति से अलगाव, तीसरा आपको समाज से अलगाव, चौथा आपको स्वयं से अलगाव। अब कि युवा मार्क्स, देखिए युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स में युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स में आपको संबंध देखिए। युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है। जबकि प्रौढ़ मार्क्स में व्यक्ति वर्ग प्रधान है। युवा मार्क्स में आप यहाँ देखिए कि युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स में व्यक्ति वर्ग प्रधान है। अब कि युवा मार्क्स पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बताता है। युवा मार्क्स पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बताता है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स पूंजीवाद के आर्थिक कुप्रभाव बताता है। देखिए युवा मार्क्स आदर्शवादी है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स वैज्ञानिक है। युवा मार्क्स आपको लोकतांत्रिक, जबकि प्रौढ़ मार्क्स क्रांतिकारी है। अर्थ यूजर के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों अलग अलग हैं। अर्थ यूजर के अनुसार देखिए युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों अलग अलग हैं। जबकि डेविड मैकलेलन के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों समान है। डेविड मैकलेलन की पुस्तक मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स 1980 है। अब वैज्ञानिक मार्क्स 1848 के पश्चात देखिए सीईएम जोड के अनुसार मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं। सीईएम जोड के अनुसार मार्क्स वास्तविक रूप में आपको समाजवाद के पिता हैं। मार्क्स ने विषमता के तार्किक कारण बताएं एवं समाधान भी वैज्ञानिक बताएं। देखिए मार्क्स ने विषमता के तार्किक कारण बताएं एवं समाधान भी वैज्ञानिक बताया। मार्क्स एवं एंगल्स ने रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्लेयर को कल्पनालौकिक समाजवादी कहा। मार्क्स एवं एंगल्स ने रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्लेयर को कल्पनालौकिक समाजवादी कहा। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यहाँ पर देखिए द्वंद्वात्मक द्वंद्ववाद विकास की पद्धति है, जिसके अनुसार विकास प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवाद से होकर पूर्ण होते हैं। इस प्रक्रिया में को प्रतिवादवाद का निषेध होता है। तथा संवाद निषेधों का निषेध होता है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आशय उस प्रक्रिया से है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मार्क्स के अनुसार ये भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं। जबकि हॉब्स मानते थे कि भौतिक तत्वों में बाहर से गति प्रदान की जाती है। मार्क्स के अनुसार इन स्वतः गतिशील भौतिक तत्वों का अध्ययन यांत्रिकी द्वारा नहीं किया जा सकता। मार्क्स के अनुसार इन स्वतः गतिशील भौतिक तत्वों का अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि इतिहास और समाज का निरंतर विकास हो रहा है। इन्हें विकासमान रूप में अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति की आवश्यकता है। इन्हें विकासमान रूप में अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति की आवश्यकता है। अब द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार वाद प्रतिवाद एवं संवाद की प्रक्रिया वर्गविहीन एवं राजविहीन समाज साम्यवाद के रूप में अपने सर्वोच्च विकास के स्तर को प्राप्त करेगी। अब देखिए पहले आपको देखिए वाद जिसको बोलते हैं पूंजीवाद, और दूसरा आपको प्रतिवाद जिसको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व। देखिए दूसरा आपको प्रतिवाद जिसको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व बोलते हैं, और तीसरा आपको संवाद जिसको बोलते हैं साम्यवाद, और तीसरा आपको यहाँ पर समाज जिसको बोलते हैं साम्यवाद।
आपके संवाद आपके यहाँ देखिए क्या संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। आपके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम देखिए। पहला आपको देखिए मात्रा गुणवत्ता के साथ पहला आपको देखिए मात्रा का गुणवत्ता के तथा इसके विपरीत रूपांतर मात्रा का गुणवत्ता के तथा इसके विपरीत रूपांतर देखिए। दूसरा आपको विरोध की एकता का नियम है। दूसरा आपको विरोध की हीगल की आलोचना मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति आपको हीगल से ग्रहण की, परंतु हीगल ने जहाँ मूल तत्व चेतना को माना, वही मार्क्स ने मूल तत्व भौतिक को स्वीकार किया। मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया। अब वह अभी तक वह सिर के बल पर खड़ा था। अब यहाँ देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद यहाँ देखिए। मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जूइश क्वेश्चन 1847 में लिखा कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने अपनी रचना बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। देखिए मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जूइश क्वेश्चन 1847 में लिखा है कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में प्रकाशित 1845 में लिखा था और प्रकाशित हुआ 1932 में। आपके मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में लिखा था और 1932 में प्रकाशित हुआ था। एवं देखिए मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी में भौतिकवाद का विश्लेषण किया तथा कहा कि इतिहास निर्माण के लिए इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही ऐतिहासिक भौतिकवाद। इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई। पहला आपको आदिम साम्यवाद, दूसरा आपको दास युग और तीसरा आपको सामंती युग और चौथा आपको पूंजीवादी युग, आपको पांचवा आपको साम्यवाद आपको है। अब कि मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। और उसके इतिहास की व्याख्या आपको विकासवादी है और नियतिवादी भी है। उसके ऐतिहासिक व्याख्या आपको विकासवादी है। उसके ऐतिहासिक व्याख्या आपको विकासवादी है, क्योंकि इतिहास की प्रत्येक अवस्था उसके पहले की अवस्था से प्रगतिशील है। परंतु यह नियतिवादी इसलिए है कि साम्यवाद के बाद इसका विकास नहीं होगा। क्योंकि उसने साम्यवाद को इतिहास के विकास का सर्वोच्च स्तर मान लिया। अब आपको देखिए क्या उसके अनुसार थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस का विचार मार्क्स विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की। अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की आवश्यकता इसे परिवर्तन करने की मार्क्स के अनुसार अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे परिवर्तित करने की। यह विचार उसने आपको थेसिस ऑन फ्यूब्रेच 1845 में लिखा। आपको आगे यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन IWA का निर्माण किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से विख्यात है। अभी कार्ल पॉपर ने मार्क्स की इतिहास की व्याख्या की। कार्ल पॉपर ने मार्क्स की इतिहास की व्याख्या को इतिहासवाद हिस्टोरिकिज्म कहा। कार्ल पॉपर ने मार्क्स की इतिहास की व्याख्या को इतिहासवाद हिस्टोरिकिज्म कहा। कार्ल पॉपर ने समाज परिवर्तन के सोशल इंजीनियरिंग को बदला। कार्ल पॉपर ने समाज परिवर्तन के सोशल फायर के यहाँ पे आगे
फायरबाग आपको देखिए फायरबाग की अवधारणा देखिए, फायरबाग की अवधारणा देखिए आपको। मार्क्स ने फायरबाग के भौतिकवाद का अवधारणा करते हुए उसे भद्दा भौतिकवाद कंटेम्पलेटिव मटेरियलिज्म कहा। फायरबाग का देखिए फायर भौतिक तत्व एवं भौतिक आपको द्वंद्वात्मक होता है। मार्क्स ने सिद्धांत एवं व्यवहार की एकता पर बल दिया। मार्क्स ने सिद्धांत एवं एकता के व्यवहार पर बल दिया। अब क्या आर्थिक नियतिवाद देखिए, आपको आर्थिक नियतिवाद देखिए, मार्क्स ने पूंजी देखिए, अब कि मार्क्स ने पूंजी को संगठित क्रिस्टलाइज्ड लेबर को कहा कि मार्क्स ने पूंजी को संगठित क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को केंद्र बनाया। मार्क्स के अनुसार देखिए आपको, मार्क्स के अनुसार समाज की रचना देखिए, मार्क्स के अनुसार समाज की रचना का आधार मार्क्स के अनुसार क्या क्या कि मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार आपको बेस अर्थव्यवस्था होती है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार आपको बेस अर्थव्यवस्था होती है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार बेस अर्थव्यवस्था होती है। धर्म राज विचारधारा एवं सरकार आदि संरचना स्ट्रक्चर के भाग हैं। आधार का आशय देखिए आपको, आधार का आशय उत्पादन संबंध उत्पादन साधनों से, आधार का जो आशय आपके यहाँ पे देखिए, आधार का आशय उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों से है। एक शब्द में आधार का आशय देखिए, एक शब्द में आधार का आशय उत्पादन के संबंध से, एक शब्द में आपको आधार का आशय उत्पादन के संबंध से है। दास देखिए आपको, दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 नामक रचना में मार्क्स ने स्वयं आधार का यह आशय बताया। मार्क्स ने देखिए द दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 में मार्क्स ने देखिए नामक रचना में मार्क्स ने स्वयं आधार का यह आशय बताया। अब उत्पादन के संबंध से आशय बुर्जुआ एवं सरबराह के मध्य के सामाजिक संबंधों से है। उत्पादन के संबंध से आशय बुर्जुआ एवं सरबराह के मध्य के सामाजिक संबंधों से है। उत्पादन के संबंधों से आशय बुर्जुआ एवं सरबराह के मध्य के सामाजिक संबंधों से है। अब उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। अब देखिए मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा। मार्क्स ने धर्म को क्या कहा था? अफीम कहा था। अब कि मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना का, मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग की होती है। मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना का, मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग की होती है। आपके श्रम का मूल सिद्धांत देखिए, मार्क्स के अनुसार श्रम का मूल से तात्पर्य श्रम की मात्रा एवं उसके मात्रा बनाने में लगा समय से। मार्क्स के अनुसार श्रम का मूल से तात्पर्य श्रम की मात्रा एवं उसके बनाने में लगा समय से है। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या कि परंतु सरबराह वर्ग को कभी अपने श्रम का परंतु सरबराह वर्ग को कभी अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। बल्कि उन्हें आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता है। शेष मूल्य को बुर्जुआ वर्ग हड़प लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य है। शेष मूल्य को बुर्जुआ वर्ग हड़प लेता है, यही अतिरिक्त मूल्य है। इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीवाद का विकास होता है। अब कि श्रम के मूल सिद्धांत को मूल मानते हुए उसमें आजीविका निर्वाह सिद्धांत को जोड़ दिया। मार्क्स ने पूंजी के दो प्रकार बताए, परिवर्तनशील पूंजी तथा अस्थायी पूंजी। मार्क्स ने पूंजी के दो प्रकार बताए, परिवर्तनशील पूंजी तथा अस्थायी पूंजी। अब के श्रम परिवर्तनशील पूंजी उदाहरण, परिवर्तनशील पूंजी का उदाहरण। अब देखिए विनिमय मूल्य देखिए, उपभोक्तावादी, अंग्रेजी बोलते हैं कमोडिटी फैटिसिज्म बोलते हैं। देखिए उपभोक्तावाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकता के लिए होने लगता है। देखिए उपभोक्तावाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकताओं के लिए होने लगता है। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा ही
विनिमय देखिए आप विनिमय मूल्य के द्वारा ही देखिए विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। विनिमय देखिए आप विनिमय मूल्य का अभिप्राय देखिए विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को देखिए विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाए। विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाए। अब यहाँ देखिए मार्क्स के विचारों का देखिए मार्क्स के विचारों का सामाजिक देखिए मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष देखिए यहाँ पर मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष यहाँ देखिए। अब मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष देखिए वर्ग संघर्ष या वर्ग आशा है वर्ग संघर्ष या वर्ग का आशा आपको देखिए। अब देखिए मार्क्स के अनुसार देखिए मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूह का निर्माण करते हैं क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूहों का निर्माण करते हैं। अब समाज में आर्थिक आधार पर दो वर्ग होते हैं। समाज में आर्थिक आधार पर दो वर्ग होते हैं, पहला बुर्जुआ और दूसरा आपको बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा है। देखिए मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1828 में कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने अपने रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1827 में कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने अपने रचना एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। मार्क्स ने अपनी रचना एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। मार्क्स ने अपनी रचना थेसिस ऑन फ्यूअर बैच 1827 में कहा कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ह्यूमन बीइंग आल द एनसेमर ऑफ द सोशल रिलेशन देखिए अब यहाँ पर वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण समाज के विकास का मूल कारण है। अब कि समाज केवल देखिए समाज का दो वर्गों में बटा है। पहला आपको समाज का दो वर्गों में बटा है। पहला आपको यहाँ पर सर्वहारा वर्ग और दूसरा आपको बुर्जुआ वर्ग और दूसरा आपको बुर्जुआ वर्ग आपके यहाँ पर है। अब ये वर्ग आपको आर्थिक रूप में है। देखिए दोनों वर्गों के संबंध आपको विरोधाभासी है। दोनों वर्गों के जो संबंध है वो क्या आपको विरोधाभासी है। दोनों वर्गों के संबंध आपको क्या विरोधाभासी आपको है। देखिए मार्क्स अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अवस्था पिछली अवस्थाओं से अत्यधिक बेहतर अवस्था है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अवस्था पिछली अवस्थाओं से अत्यधिक बेहतर अवस्था है क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तीव्र विकास होता है। क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों का तीव्र विकास होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के पश्चात ही साम्यवाद आएगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के पश्चात ही साम्यवाद आएगा। अतः साम्यवादी क्रांति का मूल कारण भौतिक है। अब के राज देखिए मार्क्स के अनुसार राज का वर्ग देखिए मार्क्स के अनुसार राज वर्ग यंत्र है। अब के दूसरा के राज शोषण का यंत्र है। मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1828 में कहा कि राज पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। समाज के विकास के एक विशेष स्तर पर हुई। राज की उत्पत्ति आपको समाज के विकास के एक विशेष स्तर पर हुई। कार्ल मार्क्स ने आपको द 18th ब्रूमेरी ऑफ लुइस बोनापार्टी 1852 नामक रचना में राज की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया। जबकि अन्य रचनाओं में आर्थिक नियतिवाद संबंधी विचार दिए। अब के साम्यवाद की विशेषता आप यहाँ पर देखिए। साम्यवाद की विशेषता एंगल्स ने कहा कि हंसिया एवं हथौड़े की भांति राज अजायब घर में चला जाएगा। एंगल्स के अनुसार राज विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन एवं राजविहीन अवस्था साम्यवादी अवस्था है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तथा उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु प्राप्त होगी। अब एंगल्स के अनुसार साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। एंगल्स के अनुसार साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। अब के मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि साम्यवादी अवस्था में
मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि साम्यवादी अवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मच्छी मार सकता है। मार्क्स की प्रसिद्ध यहाँ देखिए मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि साम्यवादी अवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मच्छी मार सकता है और शाम को इंजीनियर की भूमिका में भी कार्य कर सकता है, क्योंकि साम्यवाद की अवस्था में श्रम विभाजन समाप्त हो जाएगा, अब साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा एवं धर्म नहीं होगा। साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा एवं धर्म नहीं होगा। परंतु मार्क्स ये बताने में असफल है कि ऐसे साम्यवादी समाज ऐसे साम्यवादी समाज का प्रबंध और संचालन किस प्रकार होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपके सबहरा वर्ग का अधिनायक तत्व देखिए, यहाँ पर सबहरा वर्ग का अधिनायक तत्व यहाँ देखिए मार्क्स द क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम 1875 में मार्क्सवाद को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया। मार्क्स अपनी रचना द क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम 1875 में का अधिनायक तत्व अल्पमत पर इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा भी दी गई। इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा भी दी गई, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार देखिए एंगल्स के अनुसार सबहरा वर्ग के अधिनायक तत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा। एंगल्स अनुसार सबहरा वर्ग के अधिनायक तत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा, जबकि पूंजीवादी राज का विनाश होगा। एंगल्स अनुसार सबहरा वर्ग के अधिनायक तत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा, जबकि पूंजीवादी राज का विनाश होगा। अब सबहरा वर्ग के अधिनायक तत्व की सबहरा वर्ग के अधिनायक तत्व रूपी राज का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, बचे खुचे पूंजीवादी तत्वों का विनाश करना। बचे खुचे पूंजीवादी तत्वों का विनाश करना। दूसरा आपको यहाँ पर भविष्य की साम्यवादी साम्यवादी अवस्था का मार्ग प्रशस्त करना। आपको है। दूसरा आपको यहाँ पर भविष्य की साम्यवादी अवस्था का मार्ग प्रशस्त करना आपको यहाँ पर है। आपके यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवादी का अगला टॉपिक वैज्ञानिक समाजवादी हम देखिए समाजवाद के विचार मार्क्स निर्मित नहीं किया। समाजवाद का विचार मार्क्स निर्मित नहीं किया। समाजवाद का विचार आपको मार्क्स निर्मित नहीं किया, बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। समाजवाद के विचार आपको मार्क्स निर्मित नहीं किया, बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। अतः लॉस्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। अतः लॉस्की अनुसार मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। अब देखिए समाजवादियों को कल्पना लौकिक समाजवादी का मार्क्स देखिए मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में अंतर देखिए यहाँ पर। पहला अंतर देखिए विकासवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, नैतिक समाजवाद है। देखिए विकासवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद नैतिक समाजवाद है, जबकि मार्क्सवाद आपको वैज्ञानिक समाजवाद है। अब आपको दूसरा क्या
लोकतांत्रिक देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है। लोकतांत्रिक समाजवाद आपको संशोधनवादी है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो आपका है वो आपको संशोधनवादी है। जबकि मार्क्सवादी समाजवाद रूढ़िवादी है। आपको तीसरा देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद कार्मिक सुधार में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद कार्मिक सुधार में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद कार्मिक सुधार में विश्वास करता है। जबकि मार्क्सवाद वर्ग विहीन एवं राजविहीन समाज की स्थापना जबकि मार्क्सवाद वर्ग विहीन एवं राजविहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ। जबकि मार्क्सवाद में वर्ग विहीन एवं राजविहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ। आपको चौथा यहाँ देखिए क्या, चौथा आपका क्या, लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण के समर्थक हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण के समर्थक हैं। जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है। आपके यहाँ देखिए लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण के समर्थक है। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण के समर्थक हैं। जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट आपके यहाँ क्या है कि पांचवा पॉइंट आपका विकासवादी समाजवाद समान वितरण के समर्थक है। विकासवादी समाजवाद समान वितरण के समर्थक है। विकासवादी समाजवाद समान वितरण के समर्थक है। जबकि पांचवा पॉइंट आपको देखिए पांचवा पॉइंट आपके यहाँ की विकासवादी समान वितरण के समर्थक है। जबकि साम्यवादी उत्पादन के स्वामित्व में विश्वास रखते हैं। जबकि साम्यवादी उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट देखिए विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं। विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं। आपके यहाँ देखिए क्या सातवां पॉइंट देखिए विकासवादी समाजवादी सापेक्षिक है। सातवां पॉइंट आपके एक बार छठा पॉइंट देखिए आपको विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं। विकासवादी समाज वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते हैं। जबकि साम्यवादी वर्ग विहीन एवं राजविहीन समाज के समर्थक हैं। आपको सातवां यहाँ देखिए सातवां आपको क्या है कि सातवां आपको विकासवादी, जबकि आपको सातवां क्या है विकासवादी। सातवां आपको यहाँ के विकासवादी समाजवादी सापेक्षिक समानता को स्वीकार करते हैं। विकासवादी समाजवादी सापेक्षिक समानता को स्वीकार करते हैं। जबकि साम्यवादी निरपेक्ष समानता के समर्थक हैं। आठवां आपको यहाँ पर है आठवां पॉइंट आपके यहाँ की लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं। जबकि साम्यवादी पूर्णतः राज द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक है। जबकि साम्यवादी पूर्णतः राज द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। फिर आपको नौवां पॉइंट आपके यहाँ पर है कि विकासवादी समाजवादी आर्थिक प्रबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं। विकासवादी समाजवादी आर्थिक प्रबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि साम्यवादी केंद्रीय नियोजन को महत्व देते हैं। दसवां पॉइंट आपके यहाँ पर क्या दसवां पॉइंट आपके यहाँ पर विकासवादी समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। दसवां पॉइंट आपके यहाँ की विकासवादी समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। जबकि साम्यवादी सरबराह वर्ग के अधिनायक तत्व को स्वीकार करते हैं। फिर आपको 11 और यहाँ पर है क्या कि सामाजिक लोकतंत्रवादी देखिए सामाजिक लोकतंत्रवादी राजनीतिक बहुलवाद को मानते हैं। सामाजिक लोकतंत्रवादी राजनीतिक बहुलवाद को मानते हैं। जबकि साम्यवादी सरबराह वर्ग के अधिनायक तत्व या एक दलीय शासन को महत्व देते हैं। जबकि साम्यवादी सरबराह वर्ग के अधिनायक तत्व या एक दलीय शासन को महत्व देते हैं।
फिर आपको आगे यहाँ पर है, आगे आपको यहाँ पर है क्या कि आपको 12 नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पर कि सामाजिक, आपको 12 नंबर का पॉइंट है क्या सामाजिक 12 नंबर का यहाँ पर पॉइंट है क्या सामाजिक लोकतंत्रवादी, देखिए सामाजिक लोकतंत्रवादी लोकतांत्रिक राज्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक लोकतंत्रवादी लोकतांत्रिक राज्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि सामवादी जनवादी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, जबकि सामवादी जनवादी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। अब आप आगे देखिए मार्क्सवाद और फेबियन, देखिए अब आगे देखिए मार्क्सवाद और फेबियनवाद में अंतर यहाँ देखिए मार्क्सवाद और फेबियनवाद में अंतर की संकल्पना को उदार मानते हैं। फेबियनवादी वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं। फेबियनवादी वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं, जबकि मार्क्सवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना को अपना मूल लक्ष्य मानते हैं। फेबियनवादी राज का प्रयोग करके समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फेबियनवादी आपको राज का प्रयोग करके समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवादी राज्य से परे सामवादी समाज का, जबकि मार्क्सवादी आपको राज्य से परे सामवादी, जबकि मार्क्सवादी को राज्य से परे साम्यवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवादी राज्य से परे साम्यवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अब आगे देखिए फेबियनवादी समाजवाद को नैतिक रूप में बेहतर मानते हैं। फेबियनवादी समाजवाद को नैतिक रूप में बेहतर मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी इसे ऐतिहासिक रूप में अपरिहार्य मानते हैं, अपरिहार्य मानते हैं। पर आपको यहाँ आगे देखिए फेबियनवादी संपूर्ण राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं, जबकि मार्क्सवादी श्रमिकों को महत्व प्रदान करते हैं। फेबियनवादी संपूर्ण राष्ट्र को महत्व प्रदान करते हैं, जबकि मार्क्सवादी श्रमिकों को महत्व प्रदान करते हैं। अब आपको पहला यहाँ देखिए क्या पहला आपको यहाँ पे क्या प्रमुख फेबियनवादी, देखिए प्रमुख फेबियनवादी विचारक निम्नलिखित है। जिसमें पहला आपको है जॉर्ज बर्नार्ड साहब को फेबियनवादी विचारक थे। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर सिडनी वेब भी आपको फेबियनवादी विचारक हैं। ब्रिटिश वेब भी आपको फेबियनवादी विचारक हैं। और ग्राहम वालस आपको फेबियनवादी विचारक हैं। और आपको छठा आपके यहाँ पांचवा है एच जी वालेस जो आपको हैं वो भी जो है वो भी आपको फेबियनवादी विचारक है। और आपको छठा आपको यहाँ पर है एनी बेसेंट भी आपको फेबियनवादी विचारक है। और आपको सातवां आपको एंथनी क्रॉसलैंड भी फेबियनवादी विचारक हैं। और आठवां आपको आर एच टोनी भी आपको फेबियनवादी विचारक हैं। अब देखिए सातवां आपके यहाँ क्या है कि एंथनी क्रॉसलैंड आप देखिए एंथनी क्रॉसलैंड द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म 1956 नामक रचना लिखी। एंथनी क्रॉसलैंड ने आपको 1956 में द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म नामक रचना लिखी। अब आपको आगे यहाँ देखिए मार्क्स और उपनिवेशवाद देखिए आपको मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण किया। मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण किया। अब देखिए मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिहीन है। मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिहीन है। अतः एशियाई समाज में पूंजीवाद लाने के उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया। अतः एशियाई समाज में पूंजीवाद लाने के उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया। परंतु मार्क्स उपनिवेशवाद का समर्थक कतई नहीं है। हम देखिए मार्क्स का आलोचक देखिए मिखाइल बाकुनिन नामक अराजकतावादी ने अपनी पुस्तक स्टेटिज्म एंड अनार्की 1877 में मार्क्सवादी मान्यता का खंडन किया। एडवर्ड बर्नस्टीन नामक मार्क्स के मित्र
विचारों को संशोधित किया। एडवर्ड बर्नस्टीन नामक मार्क्स के मित्र ने मार्क्स के विचारों को संशोधित किया। इसलिए बर्नस्टीन को संशोधनवादी कहा जाता है। एडवर्ड बर्नस्टीन की पहली रचना पुस्तक एडवर्ड बर्नस्टीन की पहली पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसे लोकप्रिय रूप में एडवर्ड बर्नस्टीन सोशल डेमोक्रेसी, जिसे लोकप्रिय बर्नस्टीन पूंजीवाद के विकास सबसे बड़ा वर्ग की स्थिति अच्छी हो रही है। पूंजीवाद के विकास के परिणाम सबसे बड़ा वर्ग की स्थिति अच्छी हो रही है। पूंजीवाद का विनाश अपरिहार्य प्रतीत नहीं होता। बल्कि पूंजीवाद का अंतर्विरोध का समाधान शांतिपूर्ण रूप में संभव है। देखिए, पूंजीवाद का विनाश आपको अपरिहार्य प्रतीत नहीं होता, बल्कि पूंजीवाद के अंतर्विरोधों का समाधान शांतिपूर्ण रूप में संभव है। अतः बर्नस्टीन अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम पर्याप्त है। अतः बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष या क्रांति नहीं बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम पर्याप्त है। संशोधनवाद विकासवादी समाजवाद भी कहलाता है। देखिए, मार्क्स की प्रमुख रचना क्या है? मार्क्स की प्रमुख रचना पे देखिए, मार्क्स ने अपने युवा अवस्था में राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। मार्क्स रचनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें पहला आपको यहाँ पर श्रेणी है कि देखिए, पहली श्रेणी वे रचनाएं हैं जिन्हें मार्क्स ने युवा अवस्था में लिखा था। इन रचनाओं में मार्क्स के मानववादी विचार प्रभावित इन रचनाओं में मार्क्स के मानववादी विचार प्रभावी। इन्हीं रचनाओं मार्क्स का अलगाववाद या परायेपन के विचार पाए जाते हैं। अब कि पेरिस पांडुलिपियां पेरिस पांडुलिपियां आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां। देखिए, पेरिस पांडुलिपियां आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां। थेसिस ऑन फ्यूबार्क 1845 ईस्वी में। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 ईस्वी में। तो अब दूसरी श्रेणी में मार्क्स की रचनाएं जिनमें मार्क्स ने पहली बार व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक लेखन किया। इस श्रेणी की रचनाओं में मार्क्स ने मुख्यतः आर्थिक रचनाएं की है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स ने जिन्हें मार्क्स ने पहली बार व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक लेखन किया। इस श्रेणी की रचनाओं में मार्क्स ने मुख्यतः आर्थिक रचनाएं की है। अब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1828 में मार्क्स ने कहा कि श्रमिकों के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए सारा संसार है। इसे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1827 में मार्क्स ने कहा कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां तथा पाने के लिए सारा संसार है। इससे दुनिया के मजदूर एक हो जाए। दास कैपिटल 1868, 1850, 1894। दास कैपिटल आपको 1867, 1885 और 1894 मतलब 3 खंड था। तीन खंड आपको तीन अलग अलग समय प्रकाशित हुआ। दास कैपिटल 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। देखिए, तीसरी श्रेणी मार्क्स की वे रचनाएं जो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तत्कालीन संदर्भ में लिखी। तीसरी श्रेणी में मार्क्स की वे रचनाएं जो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तत्कालीन संदर्भ में लिखी। पर आपको द 18th ब्रू मेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852। द सिविल वार इन फ्रांस 1871। क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम 1875। ग्रोनड्रीस 1857 आपको यहाँ पर है।
अब क्या आप अन्य रचना देखिए, अन्य रचना आपको देखिए एलिमेंट्स है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1870, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1827 है। क्रिटिक ऑफ देखिए, क्रिटिक ऑफ हीगल्स देखिए, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, क्रिटिक्स ऑफ हीगल्स क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट 1843 है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट देखिए, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 18 वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 है। द हॉली फैमिली देखिए, द हॉली फैमिली 1845 है। द हॉली फैमिली 1845 है। ए कंट्रीब्यूशन देखिए, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 है। ए कंट्रीब्यूशन देखिए, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 आपको है। अब देखिए मार्क्स के रचनाओं, देखिए मार्क्स रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य देखिए, मार्क्स रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ देखिए। दास कैपिटल देखिए, दास कैपिटल 1867 में दास कैपिटल यहाँ देखिए, दास कैपिटल 1867 में मार्क्स ने दास का कैपिटल 1867 में मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। दास कैपिटल 1867 का पूरा नाम देखिए, दास कैपिटल 1867 का पूरा नाम ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 है। देखिए, दास कैपिटल का पहला खंड देखिए, दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने बाकी दो खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद पश्चात एंगल्स ने लिखे। दास कैपिटल का पहला खंड आपको मार्क्स ने, बाकी दो खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंगल्स ने लिखे। दूसरा खंड 1885, दूसरा खंड 1885 एवं तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ था। अब आप यहाँ देखिए क्या कि पुरधो ने द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी 1887 नामक पुस्तक लिखी, जिसके जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1827 नामक रचना लिखी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1827, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1827 में मार्क्स ने वर्क की सकारात्मक परिभाषा दी। द एटीनथ ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्टे देखिए, द एटीनथ ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्टे 1852 में राज की सापेक्ष स्वायत्ता का विचार प्रतिपादित किया। द सिविल वार देखिए, द सिविल वार इन फ्रांस 1871, द सिविल वार इन फ्रांस देखिए, द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में राज पर विचार दिया तथा इसमें इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1827 के विचारों का संशोधन किया। अब तक गोटा प्रोग्राम 1875 में फर्डिनांड लॉस लोकतांत्रिक समाजवादियों की आलोचना क्रिटिक ऑफ द गोटा प्रोग्राम 1875 में फर्डिनांड लॉस लोकतांत्रिक समाजवादी की आलोचना एवं अराजकतावाद से खुद को अलग बताया। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। टेलर ने मार्क्स रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1827 को बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र कहा। अब आपको देखिए मार्क्स एवं एंगल्स देखिए, मार्क्स तथा एंगल्स का संयुक्त रूप में लिखी गई रचना देखिए, मार्क्स तथा एंगल्स का संयुक्त रूप से लिखी गई रचना देखिए, मार्क्स एवं एंगल्स का संयुक्त रूप से लिखी गई रचना आपको पहला रचना आपको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1827 ईस्वी में। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 ईस्वी में। द हॉली फैमिली 1845 ईस्वी में। एंगल्स देखिए, आपको एंगल्स 1820, एंगल्स का जीवन 1820 से 1850 ईस्वी तक रहा। एंगल्स मार्क्स के प्रसिद्ध मित्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचना द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844, एंटी डूहरिंग देखिए, एंटी डूहरिंग 1878, सोशलिज्म द ओरिजिन देखिए, द चेतना अथवा विचार भौतिक तत्वों का परिणाम होता है। मार्क्स भौतिकवादी विचारक है, इसलिए ईश्वर को नहीं मानता। अब आपको देखिए मार्क्सवादी विचार क्या दिया, मार्क्सवादी विचार को क्या दिया गया, मार्क्सवादी विचार आपको दिया गया। देखिए वी आई लेनिन, जोसेफ पी स्टालिन, क्रुश्चेव, रोजा लग्जेमबर्ग, माओ ब्रेजनेव आपके यहाँ पर, आपको बुखरीन आपके यहाँ क्या, बुखरीन है, कार्ल कोटस्की एवं फ्रेडरिक एंगल्स आदि। फिर आपको आगे यहाँ पर है, अब कई अध्याय में आपके यहाँ पर ग्रामसी, आपको इसको हम देखते हैं ग्रामसी के बारे में। देखिए ग्रामसी का जीवन काल,
देखिए ग्रामसी का जीवन काल, देखिए ग्रामसी का जीवन 1891 से 1937 ईस्वी तक रहा। ग्रामसी का जीवन काल 1891 से 1937 ईस्वी तक रहा। ग्रामसी देखिए ग्रामसी इट्टी के दार्शनिक कोची से ग्रामसी इट्टी के दार्शनिक क्रोचे से प्रभावित था। ग्रामसी ने ग्रामसी द कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए ग्रामसी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्टी 1921 से 1926, 1921 टू 1926 से सीपीआई की स्थापना की। सीपीआई की स्थापना की इन्होंने साम्यवादी दल को नए प्रिंस की संज्ञा दिया। अब देखिए ग्रामसी की महत्वपूर्ण रचना आपको द प्रिजन नोटबुक्स एंड द प्रिजन नोटबुक्स 1929 एंड 1935 के बीच लिखी गई और मृत्यु के बाद 1971 में प्रकाशित हुई। ग्रामसी देखिए ग्रामसी नारी समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। ऐसे ग्रामसी नारी समाज के देखिए ग्रामसी नारी समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़े कीड़े और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। अब देखिए ग्रामसी द्वारा मार्क्स की मान्यताओं का खंडन किया गया। ग्रामसी द्वारा मार्क्स की मान्यताओं का किया गया खंडन आपको देखिए ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी ने आपको आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी ने मार्क्स द्वारा इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी ने मार्क्स द्वारा इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी ने मार्क्स द्वारा इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया। देखिए ग्रामसी ने नव मार्क्सवाद का आधार रख दिया। ग्रामसी ने नव मार्क्सवाद का आधार रख दिया। इसी को पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहा जाता है। और ग्रामसी ने अधिरचना को दो भागों में विभाजित किया। पहला आपको देखिए राज्य एवं नारी समाज। पहला राज्य, दूसरा आपको नारी समाज, जिसमें नारी समाज अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें नारी समाज आपको अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए ग्रामसी विचारों की मूल विशेषता आपको देखिए आपको यहाँ पर देखिए ग्रामसी नारी समाज को अपने ग्रामसी ने नारी समाज को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना। ग्रामसी ने नारी समाज को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना। ग्रामसी ने नारी समाज को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना। जिसके लिए उन्होंने आपको अधिसंरचना का सिद्धांत दिया। जिसके लिए उन्होंने आपको अधिसंरचना का सिद्धांत दिया। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। अब ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ग्रामसी के अनुसार क्रांति को सैन्य शब्दावली में निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्रामसी के अनुसार क्रांति को सैन्य शब्दावली में निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला आपको यहाँ पर गतिशील युद्ध, जिसको बोलते हैं वार ऑफ मैनोवर्स बोलते हैं MANOURES। राज्य सरकार के गतिशील युद्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध है जो लेनिन ने रूस में किया। राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध है जो लेनिन ने रूस में किया। दूसरा आपको स्थितियों का युद्ध है, जिसको बोलते हैं वार ऑफ पोजीशन बोलते हैं। आपको वार ऑफ पोजीशन बोलते हैं। नारी समाज पर नियंत्रण के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य है। नारी समाज पर नियंत्रण के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य है। आधिपत्य की संकल्पना आपको देखिए आधिपत्य का अर्थ सामान्यतः नकारात्मक रूप में लिया जाता है। आधिपत्य का अर्थ सामान्यतः आपको नकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिससे प्रभुत्व। अब आधिपत्य की संकल्पना आधिपत्य का अर्थ सामान्यतः नकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसे प्रभुत्व का पर्याय माना जाता है। परंतु ग्रामसी ने आधिपत्य शब्द का प्रयोग भिन्न रूप में किया है। देखिए ग्रामसी अनुसार आधिपत्य का आशय, ग्रामसी अनुसार आपको आधिपत्य का आशय सहमति है। ग्रामसी अनुसार आधिपत्य का आशय सहमति है। ग्रामसी अनुसार आधिपत्य का आशय नेतृत्व। ग्रामसी अनुसार आधिपत्य का आशय नेतृत्व है। ग्रामसी अनुसार यह नेतृत्व मूलतः वैचारिक है। ग्रामसी अनुसार यह नेतृत्व मूलतः वैचारिक है।
आपके नैतिक देखिए नैतिक बौद्धिक वर्ग देखिए नैतिक बौद्धिक वर्ग के द्वारा देखिए नैतिक बौद्धिक वर्ग के द्वारा क्या है नैतिक आपको बौद्धिक सॉरी नेतृत्व यहाँ पे नेतृत्व 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 आपको बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाए नेतृत्व आपको बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाए नेतृत्व आपको बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाए ग्रामसी अनुसार आप क्या देखिए ग्रामसी के अनुसार ग्रामसी अनुसार पश्चिम देखिए ग्रामसी अनुसार पश्चिम पूंजी देखिए ग्रामसी अनुसार पश्चिम यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बने रहने का मूल कारण पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा पूंजीवादी विचारधारा द्वारा नारी समाज पर आधिपत्य स्थापित करना है। ग्रामसी का देखिए ग्रामसी अनुसार पश्चिम यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बने रहने का मूल कारण पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा नारी समाज पर आधिपत्य स्थापित करना। अब क्रांति की रणनीतियाँ देखिए क्रांति की रणनीतियाँ ग्रामसी ने अक्टूबर देखिए ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की परंतु उसने यह भी कहा कि क्रांति और रूसी मॉडल पूंजीवादी देशों में लागू नहीं हो सकता क्योंकि रूस एक समतावादी और पिछड़ा समाज था। अब क्रांति की रणनीति हम देखिए ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की परंतु उसने यह भी कहा कि क्रांति का रूसी मॉडल पूंजीवादी देशों में लागू नहीं हो सकता क्योंकि रूस एक समतावादी और पिछड़ा समाज है जबकि पश्चिम पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज ज़्यादा प्रभावशाली है। जबकि पश्चिम पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज ज़्यादा प्रभावशाली है तथा समाज एवं राज्य के मध्य अंतर बहुत स्पष्ट है तथा समाज एवं राज्य के मध्य का अंतर बहुत स्पष्ट है। ग्रामसी ने रूसी क्रांति को तीसरी युद्ध की उपमा दी ग्रामसी ने रूसी क्रांति को तीसरी युद्ध की उपमा दी जबकि उसके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध की आवश्यकता है जबकि उसके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर राज की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत देखिए राज अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा राज अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है तथा अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है। अब देखिए राज की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत ग्रामसी के विचारों की देन है। राज के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत आपको ग्रामसी के विचारों की देन है। ग्रामसी अनुसार राज अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक रूप में स्वायत्तता है। ग्रामसी अनुसार राज अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक रूप में स्वायत्तता है जबकि मार्क्स का मानना था कि राज पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। अतः ग्रामसी अनुसार राज को समझने के केवल आर्थिक कारकों को ही समझना पर्याप्त नहीं है अतः इस सिद्धांत के माध्यम से ग्रामसी ने आर्थिक निधानवाद की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। ग्रामसी देखिए समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत का जो राज की सापेक्ष स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत का जो राज की सापेक्ष स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। पहला आपको देखिए निकोस पुरांजा की रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 देखिए। पहला आपको देखिए निकोस पुरांजा की रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 स्टेट पावर एंड सोशलिज्म 1978 स्टेट पावर और सोशलिज्म 1978 फिर आपको दूसरा आपको यहाँ पे रॉल्फ मिलीबैंड की रचना द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 आपको है। अब ग्रामसी अब आगे देखिए ग्रामसी के नारी समाज की संकल्पना देखिए ग्रामसी के नारी समाज की संकल्पना आपको देखिए ग्रामसी पहले मार्क्सवादी विचारक है जिन्होंने नारी समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया ग्रामसी कोची से प्रभावित होने के कारण अब ग्रामसी के नारी समाज संकल्पना देखिए ग्रामसी पहले मार्क्सवादी विचारक है जिन्होंने नारी समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। ग्रामसी क्रोचे से प्रभावित होने का ऐतिहासिक विकास को सामाजिक संबंधों में ढूंढते हैं भौतिक तत्वों में नहीं।
नारी देखिए नारी समाज का आशय देखिए नारी समाज का आशय स्कूल, चर्च, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन है। ग्रामसी के अनुसार देखिए ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी देशों में नारी समाज का विकास राज्य से अलग रूप में हुआ है। ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी देशों में नारी समाज का विकास राज्य से अलग रूप में हुआ है। अभी ग्राम से नारी समाज में ही वैचारिक परिवर्तन करने के समर्थक नारी समाज में ही वैचारिक परिवर्तन करने के समर्थक है। अब देखिए ग्राम से अनुसार यह वैचारिक देखिए ग्राम से अनुसार यह वैचारिक परिवर्तन ही आधिपत्य है। ग्राम से अनुसार यह वैचारिक परिवर्तन ही आधिपत्य है। फिर आपको आगे यहाँ पर है बुद्धिजीवी की संकल्पना देखिए बुद्धिजीवी की संकल्पना आपके यहाँ देखिए बुद्धिजीवी की संकल्पना देखिए ग्रामसी के अनुसार प्रत्येक तार्किक व्यक्ति बुद्धिजीवी है, परंतु वह बुद्धिजीवी कार्य नहीं करता। उनके अनुसार बुद्धिजीवी दो प्रकार के हैं। आपको है परंपरागत बुद्धिजीवी, आपको यहाँ पर परंपरागत बुद्धिजीवी और ग्राम से संगठित बुद्धिजीवी की संकल्पना को आधुनिक प्रेस की संज्ञा दी। उनके अनुसार संगठित बुद्धिजीवी ही साम्यवादी दल उनके अनुसार संगठित बुद्धिजीवी ही साम्यवादी दल है। मार्क्स के विचारों में मौलिक योगदान करने वाला पहले विचारक है। मार्क्स के विचारों में मौलिक योगदान करने वाले पहले विचारक हैं। आज के फ्रैंकफर्ट स्कूल देखिए जर्मनी के समाज विज्ञान संस्थान का नाम है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो जर्मनी के समाज विज्ञान संस्थान का नाम है। हिटलर के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद देखिए हिटलर के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद अमेरिका में स्थानांतरित हो गया। मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल अमेरिका में स्थानांतरित हो गया। हिटलर की समाप्ति के बाद यह पुनः जर्मनी में आ गया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी के लिए देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी विचारों पर आधारित है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी विचारों पर आधारित है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने नव मार्क्सवाद का विकास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने आपको नव मार्क्सवाद का विकास किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के मुख्य सदस्यों में देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल के मुख्य सदस्यों में फ्रैंकफर्ट स्कूल के मुख्य सदस्यों में फ्रैंकफर्ट स्कूल के मुख्य सदस्यों में थियोडोर एडोनो, मैक्स हार्काइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, आपके यहाँ पर जुगेन हेबरमास आदि विचारक प्रमुख है। हर्बर्ट मार्क्यूज की प्रसिद्ध रचना वन डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1964 है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी का विकास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने आपको आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी का विकास किया। अब आलोचनात्मक सिद्धांत का आशय आलोचनात्मक सिद्धांत मार्क्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारों के सम्मिश्रण द्वारा नवीन विचारों का विकास है। आपको देखिए आलोचनात्मक सिद्धांत का आशय फ्रायड का मनोविश्लेषण एवं हीगेल की चेतना तथा मार्क्स की राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारों के सम्मिश्रण द्वारा नवीन विचारों का विकास है। इन्होंने मार्क्स के भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। तो मार्क्स के मानवीय और व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर बल दिया। अब आलोचना सिद्धांत का आशय फ्रायड के मनोविश्लेषण एवं हीगेल की चेतना तथा मार्क्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारों के सम्मिश्रण के द्वारा नवीन विचारों का विकास हुआ। इन्होंने मार्क्स की भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और मार्क्स के मानवीय और व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर बल दिया। अभी आपको आगे यहाँ पर कि नव मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद जिसे कहते हैं नव मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद जिसे आपको यहाँ पर अब यहाँ देखिए नव मार्क्सवाद या आपको पाश्चात्य मार्क्सवाद उसके बारे में देखिए नव मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद देखिए इसमें मार्क्सवाद को वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी रूप में नहीं माना गया। इसमें मार्क्सवाद को वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी रूप में नहीं माना गया। देखिए नव मार्क्सवाद के अंतर्गत ग्रामसी विचार देखिए नव मार्क्सवाद के अंतर्गत ग्रामसी विचारों को मुख्य आधार माना जाता है। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत ग्रामसी विचारों को मुख्य आधार माना जाता है। नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स के विचारों पर आधारित है। नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स के विचारों पर आधारित है। मार्क्स की हीगलवादी तो मार्क्स की हीगलवादी व्याख्या
व्याख्या पाई जाती है जिसमें आर्थिक तत्व तथा चेतना दोनों को स्थान दिया गया है, जिसमें आर्थिक तत्व एवं तथा चेतना दोनों को स्थान दिया गया है। मार्क्स लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्रता समर्थक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। मार्क्सवाद को देखिए, मार्क्स सामाजिक विश्लेषण में मार्क्स को देखिए, सामाजिक विश्लेषण में वर्ग को प्रधानता नहीं दी गई, सामाजिक विश्लेषण में वर्ग को प्रधानता नहीं दी गई है। युवा मतलब कि युवा मार्क्स आधार पर देखिए, युवा मार्क्स के आधार पर नव मार्क्सवादी व्याख्या करने का प्रयास है। हंगरी के विचारक जॉर्ज ल्यूकास को दिया जाता है। जॉर्ज ल्यूकास कृष्णा जॉर्ज ल्यूकास के हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्साइसनेस स्टडीज इन मार्क्सिस्ट डायरेक्ट्स 1923 है। नव मार्क्सवाद में पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का उल्लेख किया गया। नव मार्क्सवाद में पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का उल्लेख किया गया। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक लुईस अस्तुजूर ने फोर मार्क्स नामक पुस्तक में जन मार्क्सवाद को संरचनावाद के रूप में देखा। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक लुई अस्तुजूर ने फोर मार्क्स नामक पुस्तक में जन मार्क्सवाद को संरचनावाद के रूप में देखा। ब्रिटिश विचारक लार्फ लीवेट ने स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यंत्रवादी राज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट का सिद्धांत दिया। ब्रिटिश विचारक को लार्फ लीवेंड ने स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यंत्रवादी राज्य इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट का सिद्धांत दिया। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक निकोस पुरांजा ने स्टेट पावर एंड सोशलिज्म में राज की संरचनावादी व्याख्या की है। और फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक निकोस पुरांजा ने स्टेट पावर एंड सोशलिज्म में राज की संरचनावादी व्याख्या की है।